हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैकल्टी के बारे में जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो और पहले से मिल चुके हो, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी नर्सिंग कैरियर के बारे में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। हेलो सर। हेलो मैम, बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत वेलकम है। ये पॉडकास्ट एक तौर पे हम कर रहे हैं क्योंकि एक एक्सपीरियंस और एक लाइफ जर्नी सबके सामने होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम भी आने वाला है। बिल्कुल सर, और आपकी जर्नी को जान के बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। मैम देखिए, जर्नी तो क्या हर बच्चे की वही सेम जर्नी रहती है, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न अलग रहा जिससे कि रेलवे का एग्जाम बड़े आसानी से क्रैक हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं सारे बच्चे पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि शोएब सर की जर्नी के बारे में हमें जानना है। तो आपने नर्सिंग के बारे में कब सुना और कैसे मन में आया कि मुझे नर्सिंग करनी चाहिए 12th के बाद? मैम देखिएगा, नर्सिंग के बारे में तो ये था कि सबसे पहले सारे बच्चों के माइंड में रहता है कि नीट को क्लियर करना है और नीट क्लियर करके एमबीबीएस की तरफ चलना है। बट हर बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है। सेम मेरे साथ भी यही था। मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया था और एक ही अटेम्प्ट के अंदर मैंने ट्राई किया कि नीट हो जाए, बट नहीं हो पाया। फिर मैंने कोशिश करी कि मैं देखा कि कहीं ना कहीं नर्सिंग के अंदर अपन एनरोल करते हैं। बट जो भी बच्चा नर्सिंग के अंदर आ रहा है उसको ये नहीं पता होता है कि मैम कि मैं नर्सिंग में जा रहा हूँ तो मैं क्या काम करूँगा, कहाँ जॉब होने वाली है, कुछ नहीं पता होता है। बस ये रहता है कि हाँ, कोई ना कोई कोर्स में जाना है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनरोल करते हैं अपने आप को कि हाँ, बाय चॉइस मुझे नर्सिंग में जाना है। क्योंकि उस समय जब हमने किया था उस समय इतना तो नर्सिंग का नहीं था मैम, क्रेज नहीं था जो आज बच्चों में है। आज तो ये भी देखा गया है कि फर्स्ट ईयर से बच्चा तैयारी में लग जाता है कि एम्स में जाना है, रेलवेज, एसजीपीजे में जाना है। हाँ। तो उस समय तो इतना क्रेज था भी नहीं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो नर्सिंग के बारे में आपको, जैसे आपने नीट का एग्जाम दिया, तो आपको कभी नर्सिंग करते टाइम ऐसा कुछ फील हुआ गिल्ट कि मैंने नर्सिंग में क्यों एडमिशन ले लिया, शायद मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर लेता? मैम स्टार्टिंग के अंदर जब एडमिशन लिया था उससे पहले पहले जरूर लगता था, क्योंकि नर्सिंग हमें पता नहीं था कि नर्सिंग के अंदर होता क्या है, क्या करना है, किस प्रकार से होता है। गिल्ट था, मैं वो मना नहीं करूंगा कि नहीं, बिल्कुल गिल्ट नहीं था। हल्का फुल्का गिल्ट था कि मैं एमबीबीएस क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं नर्सिंग में क्यों आ गया। क्योंकि सर मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज अ मेल नर्सिंग ऑफिसर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल, क्योंकि फीमेल को फिर भी इतना नहीं बोला जाता जैसे कि मेल को बोला जाता है। और आजकल बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स हैं जो कि कंफ्यूज भी है, हम नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा आगे कैरियर क्या होगा। तो इसलिए मैं आपसे मैम नर्सिंग को उस समय भी यही जानना चाहता था कि फीमेल्स ही करती हैं नर्सिंग। बट जैसे जैसे बैचेस निकलने लगे, बहुत सारे बच्चे पास आउट हुए और जॉब में लगने लगे, तो एक बच्चों को ये बात पता लगी, और बच्चों को क्या, पूरे समाज को ये बात पता लगी कि नर्सिंग मेल्स भी करते हैं। तो स्टार्टिंग में यही हुआ, थोड़ा बहुत गिल्ट रहा कि मैं एमबीबीएस की तरफ ना जाके मैं नर्सिंग की तरफ जा रहा हूँ। बट जैसे ही फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर की तरफ मैं बढ़ा, सेकेंड ईयर, तब जाके समझ में आने लगा कि ये कोई और प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मोहब्बत का प्रोफेशन है कि आप पेशेंट के साथ उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। माना पैसा आज भी मिलता है, सरकारी में आप काम करते हैं पैसा, बट पैसे से ज्यादा वैल्यू वहां पर आपको उनकी दुआओं की है मैम। तो ये दुआओं का सफर पहले साल से ही चालू हो गया मैम। तो सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर तक कुछ मतलब ऐसे आप बताना चाहोगे जो आपके साथ? पहले साल में ही मैंने ये देखा था कि कॉलेज से मैं निकल रहा था, उस समय एक विकलांग थे जो व्हील चेयर पे आ रहे थे, अब उनको उठ करके थोड़ा सा उधर जाने में उनको तकलीफ हो रही थी। तब मैंने, मेरे फ्रेंड ने, दोनों ने उनको उठा करके साइड में हमने किया था कि आप अब आराम से चले जाइएगा। जब उन्होंने वो दुआ दी है तो हमारे दिमाग में ये आने लगा कि चलो बहुत बड़ा एक माहौल सा बन रहा है कि हाँ, कि सही जगह पे आए। फिर बहुत सारे केसेस आने लगे, ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे जो कैंसर से ग्रसित थे, और बहुत, मतलब आप भी जानते हैं कैंसर का दर्द कैसा होता है, बट उस दर्द में भी दुआ निकल जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और आज भी यही है जो ब्लेसिंग्स है मैम, इसी की बदौलत हर नर्सिंग स्टाफ आज भी खुश है। मैं वो काम नहीं बोल रहा हूँ कि वो 4 घंटे 5 घंटे में काम कर रहा है, भैया काम तो आज भी सब नर्सिंग स्टाफ बड़ी ईमानदारी से 24 घंटे 7 दिन लगे पड़े मैम। बिल्कुल, तो वो तो उनका
हाँ मैम, वो तो उनका Government एफर्ट है, एक शिफ्ट में से एक हटता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, तो वो लगे रहते हैं और कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ते। तो सर मतलब कुछ ऐसा स्ट्रगल रहा, जैसे कि आपने नर्सिंग किया उस टाइम पे ऐसे कुछ चैलेंजेस जो आपको फेस करने? मैम थे चैलेंजेस। ये सबसे बड़ा चैलेंज तो ये मिला कि मुझे कोई सोर्स नहीं था, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, ये कुछ नहीं पता था मैम। क्योंकि एक कहते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया, तो इतनी फीस भी नहीं हुआ करती थी कि कहाँ जाएं, कौन सी कोचिंग में जाएं। वहाँ जाएंगे तो डेमो, वहाँ जाकर के रहेंगे तो उसका खर्चा, फिर वहाँ से खाना पीना सब कुछ का। तो बैठ करके सबसे बड़ा पहला चैलेंज ही ये था, माइंड में ये आया कि मैं तैयारी करने बैठ रहा हूँ, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी भी 2013 2019 बहुत गैप में आती थी। तो पहला चैलेंज ये आया कि मैं पढूं तो क्या पढूं। तो मैंने एकेडमिक को उठाना चालू किया, थोड़ा टाइम एकेडमिक में बिताया, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना कंटेंट कहाँ से पढ़ें। बहुत सारी किताबें हो गई मैम। फिर बैठ करके, हाँ ये था कि हमारे एक सीनियर थे, उस समय एक ही सीनियर लगे थे, उन्होंने गाइड किया कि आप एकेडमिक की तरफ मत जाइएगा, कि एकेडमिक में आप एकेडमिक बुक्स पढ़ेंगे तो कभी भी आप नहीं हो पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट वे में ही पढ़ना पड़ेगा। उस समय फिर मैंने कंटेंट को स्विच किया, खुद के नोट्स बनाना चालू किए, कंपटीशन की तैयारी चालू करी। टाइम लगा मैम, बट टाइम के साथ जैसे आपका एक बार तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर सिलेक्शन और जगह निकलने चालू हो जाते हैं। ऐसा भी दिन आया कि एक ही महीने में 3 जगह सिलेक्शन का आ गया। क्या बात है। एक जगह ज्वाइन किया, अब दूसरी जगह जब सिलेक्शन का आया तो अब उसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अब मैं इसको छोड़ूं या ये बेहतर है, कौन सी बेहतर है। तो सर रेलवे के लिए जो मतलब आपने अप्रोच किया था, जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी से किया है, तो रेलवे का अप्रोच, क्योंकि आपने वहाँ पे सिलेक्शन लिया है, तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बताना चाहोगे कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया और कितना टाइम आपको लगा उसमें? मैम हर बच्चे को यही बताऊंगा कि अगर आज भी बैठ करके पढ़ता है कोई व्यक्ति, तो 6 महीने जरूरी है, 6 महीने की पढ़ाई। बिल्कुल। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं 1 महीने 2 महीने में पढ़ाई हो जाएगी। तो भैया 1-2 महीने में तो बहुत मुश्किल है, हो जाता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट 6 महीने एक ऐसा है, ना आपको तकलीफ होगी, ना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैम रेलवे के लिए भी मैंने ये देखा कि 6 महीने का, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी देखा 6 महीने का टाइम बहुत इनफ होता है। इसमें ये चीज देखिए मैम कि रेलवे का एक पैटर्न फिक्स है कि वो शिफ्ट में पेपर लेता है और 3 दिन पेपर चलते हैं, एक दिन में 2-3 शिफ्ट, फिर अगले दिन में। और रेलवे के कई क्वेश्चंस ऐसे हैं रेलवे जो में सर मुझे लगता है बहुत ज्यादा बच्चे भी अप्लाई करते हैं मैम, क्योंकि एज लिमिट कोई नहीं है, एज लिमिट है बट जो एम्स के कंपैरिजन में वो नहीं है। दूसरा बीएससी भी दे सकता है, जीएनएम वाला भी दे सकता है, क्योंकि जीएनएम वाले को 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैम, 2 साल एम्स में या कहीं पे भी। अब तो ऐसा हो गया सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस। तो बहुत बड़ी एक होप होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो रेलवे का क्लियर कर सकते हैं। बट कुछ रेलवे के अंदर ये भी है मैम, चैलेंजिंग भी रहता है। कभी आपके पास आप ड्यूटी पर हैं और कभी हूटर बज जाता है। तो हूटर जब बजेगा, क्योंकि ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया है, कभी इंजरी हो गई या कुछ भी हुआ है, तो आपको विद इन टाइम 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी ARME जो ट्रेन, एक स्पेशल ट्रेन होती है, उसके अंदर आपको चढ़ना पड़ेगा। उसमें पूरा का पूरा एक OT का सेटअप होता है, सारी चीजें वहां हैं। अच्छा, आप लोग मतलब फिर वहां पे जाते हो जहां पे प्रॉब्लम होती है? तो वहां जैसे जब भी मॉक ड्रिल, ज्यादातर तो मॉक ड्रिल हो रही है, तो मॉक ड्रिल में भी क्या होता है, आप बैठे तुरंत आपको जाना पड़ेगा स्टेशन के करीब, क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे हॉस्पिटल नियर बाय टू रेलवे स्टेशन ही होगा। स्टेशन ये तो पता है, लेकिन ये जो आपने बताया ये मैंने मैम, आप जब भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, एक अलग ट्रेन अलग से खड़ी हुई है, ARME लिखा होगा, मेडिकल वेन। तो वो आपको क्या करना है, जैसे ही हूटर बजा आपको तुरंत तैयार होना है, टीम तैयार है, वहां नाम पहले लिखा जाता है, वो टीम उसके अंदर जाएगी और वो टीम जा करके वहां पे जो कैजुअलिटी हुई है उनको संभालेगी। ये तो सच में बहुत थोड़ा सा एक नया भी होता है, क्योंकि बहुत सारे हमने भी किए हैं मैम, इस तरह का मॉक ड्रिल जो होती है वो हमने भी किया, बट अच्छा लगता है मैम।
नहीं, सही बात है, क्योंकि वहाँ पे इतने इंजर्ड हैं और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पे अगर टीम पहुँच जाए और तुरंत ही मेडिकल फैसिलिटी मैम मिल जाए तो बिल्कुल, उससे अच्छा और क्या हो क्योंकि सकता जान है। बचाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करके लेकर के ले आना आएंगे है। आप, तो बहुत लंबा समय बहुत लग जाएगा। तो सबसे बेहतर था वही ट्रेन में आपने, और कई बार तो ओटी भी परफॉर्म करनी पड़ जाती है ट्रेन के अंदर, अच्छा, तो अच्छा। पूरा सेटअप होता है पूरा ट्रेन के सेटअप अंदर होता मैम, है, सारी चीज़ें तो वो होती हैं। चीज़ों का लेकर के। ठीक है। तो रेलवे हॉस्पिटल और भी काम कर रहे हैं, जैसे कि कभी कोई पैसेंजर जा रहा है और उसकी तबीयत खराब हो गई, कई ऐसे केसेस आते हैं कि कार्डियक अरेस्ट हो गया ट्रेन के अंदर। अब ट्रेन तो चल रही है अपने चल रही सफर है। में, अब वो बीच में रुकेगी तो 10 मिनट के लिए रुकेगी, उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, उसमें ये कर सकते हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया, अब आपका कॉल जो होगा सेंट्रल डिपार्टमेंट में जाकर के, और वहां से आपके लिए मदद भेजी जाएगी नियर बाय। मान बाय जो लीजिए स्टेशन होगा। यहां से आगे कोई स्टेशन आ रहा है तो वहां के हॉस्पिटल से आपको मदद भेज दी मिल जाएगी, जाएगी। चाहे कोई गिर गया, लग गई, या फिर किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है, सर, ये आपने बहुत ही तो अच्छी बात वो बताई। टीम रवाना हो जाती है मैम ऐसे। तो बहुत सारे बच्चे जो रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी मोटिवेशन से और इन बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे और शायद उनका रेलवे में और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। तो रेलवे के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में आप उन बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे कि किस तरह से वो प्रिपेयर करें जिससे वो मैम भी रेलवे नर्सिंग प्रिपरेशन के ऑफिसर लिए मैं बने? हमेशा ये कहता हूँ, आज के बच्चों की एक सोच बन गई है कि बच्चों में एक माहौल भी बन गया है कि बहुत बड़े खतरनाक टॉपिक्स को उठाइए जिससे कि आपको बस वो है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कॉन्सेप्ट सिर्फ नर्सिंग का ये है कि आप बेस क्लियर कीजिए। अब बेस का ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा बैठ गया, आपको चीज़ों को थोड़ा समझें। आप जब आप उस चीज़ों को समझने लगेंगे, आपको आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको आराम से आ जाएंगे। तो बच्चों को क्या करना है, रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे पहले प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस आए। अब देखिएगा रेलवे का पैटर्न फिक्स है कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो कि दो ट्रेन आपस में गुजर रही है, किस समय पे वो जाकर के मिलेगी, वो हर समय डाला जाता है। जो नॉन नर्सिंग का मैम पार्ट है बिल्कुल, वो आता ही बहुत है। सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉमन से हैं, तो बच्चा अगर उसको पढ़े, और मेरा तो ये रहता है हमेशा, मैं पढ़ाता हूं तो उसमें ये चाहता हूं कि बच्चा कॉम्प्लिकेट ना हो, ऐसे टॉपिक में ना उलझे कि वो क्या करूं क्या नहीं करूं, बस आसानी से पढ़ो और प्रैक्टिस करो एमसीक्यू को। आपने थ्योरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करने लगो। ये सर आपने बहुत अच्छा बताया। बच्चों की सोच ये है कि मैं 10 किताबों से थ्योरी पढ़ूंगा फिर मैं एमसीक्यू करूंगा, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें वैल्यू ये थी, उसमें ये क्या थी। सही बात। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि एक थ्योरी एक बुक से पढ़ो, और एमसीक्यू के लिए आपके पास जितनी बुक्स हैं उन सब से एमसीक्यू लगा दो। आपको कॉन्फिडेंस, पहला ये नहीं है कि आपको पहले ही दिन में आपको कंटेंट आना चाहिए, पहला दिन होता है कॉन्फिडेंस का, कि आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसका मैंने एमसीक्यू सारे कर दिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। तो ऐसे अगर आप गुजारेंगे, महीना भर लगेगा, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये इम्पॉर्टेंट था मेरी नज़र में मैम। सर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं एक चीज़ और सर ने जो बताई वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी सारे बच्चे जो सुन रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक के लिए और एकेडमिक की सारी बुक कंपटीशन के टाइम पे लेके बैठ जाओगे तो ज़रूरी नहीं है। जिस टाइम आपको एकेडमिक के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आप उस टाइम पे पूरी बुक की पढ़ाई करो, पूरा नॉलेज करो, पूरा जितना प्रैक्टिकल है अपने हॉस्पिटल में अच्छे से टाइम दो। चाहे वो असाइनमेंट हो, हेल्थ टॉक हो, जो भी हो, पोस्टर्स जो भी दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और बाद में जब आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि सारी बुक लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस बुक में क्या है, उस बुक में क्या है। आप एक बुक लो जहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, आपके पास पूरा कंटेंट है, उसे पढ़ो और एमसीक्यू सॉल्व करो, क्योंकि ये पूरा जो है वो एमसीक्यूज का ही है कंपटीशन। और मैम अब तो ऐसे एकेडमिक वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए देखिए मुसीबत नहीं है कॉलेज। कॉलेज एक अवसर है आपको सीखने का। सही बात। कि अगर आप वहां पर कैन्युला लगाना सीख रहे हैं तो उसी समय आप कलर भी याद कर लीजिए, नंबर याद कर लीजिए। आपने कैथेटर डालते हुए देखा तो आप उसको सीख लीजिए ना, क्या प्रोसीजर है। तो आपको 4 साल के बाद टाइम नहीं लगेगा कि 6 महीने, साल भर आपको पढ़ने में लग रहा है। रोज आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते करते आप। और मुझे सर ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल से हम ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल मैम। थ्योरी में अगर हम वो एक पेज पढ़ेंगे, उससे अच्छा हम कैथेटर लगाना पूरा देख लेंगे तो स्टेप सारे उस एक पेज का याद हो जाएंगे मैम। तो ये एक बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप देख करके और आप याद करते जाएं, तो एकेडमिक वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और क्योंकि देखिए अल्टीमेटली चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, करनी आपको नौकरी है, और जब आप सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले ही पढ़ना चालू कर दीजिए।
सर एक क्वेश्चन मैं आपसे जी और मैम। पूछना चाहूँगी, जब आपका रेलवे का एग्ज़ाम था जिस दिन, तो मतलब आपने प्रिपरेशन कर ली, सारी स्ट्रैटेजी आपने बता दी, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एग्ज़ाम देना और उसके बाहर का वो थोड़ा सा बताओ, किस तरह से आपने हैंडल किया वो प्रेशर? मैम ये एग्ज़ाम देने से पहले मेरा 2-3 एग्ज़ाम मैंने दिए और उसमें फेल फेल फेल। तो एक टाइम ऐसा भी आया, घर वालों को ऐसा लगा कि नहीं बेटा नहीं होता है, इसमें सरकारी में नहीं हो पाता है। तो मैंने एग्ज़ाम जब देने गया, जयपुर के अंदर ही सेंटर आया था और उस सेंटर के ऊपर मैंने देखा था कम से कम आरआरबी जम्मू था मेरा, तो आरआरबी जम्मू के लिए बहुत सारे 35 सीट थी और भीड़ लगी पड़ी थी। एक सेंटर पे इतनी भीड़ थी मैम कि पाइप बंधे पड़े हैं, लोग बाग लगे पड़े हैं। तो मैंने ये सोचा जब उनमें नहीं हुआ तो इनमें कहाँ से होगा। अच्छा। तो आराम से 35 सीट थी आराम से, तो मैं वहां जा करके मैंने एक ही सोचा था कि इस बार पेपर दूंगा ना पूरा रिलैक्स होकर के। शूज उतारे, आराम से पैरों को फोल्ड किया, खिड़की के पास थे। एक क्वेश्चन आया, जब मैंने आंसर दिया ठीक है, 2 आया, मुझे लगा ठीक है ये भी आता है, आगे और आया, क्योंकि एक टाइम होता है ना जब आपने पढ़ लिया, आपका कंटेंट दिमाग में, तो क्वेश्चन आसान लगने लग जाते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने लगा। तो मैम वो क्वेश्चन जब आ रहे थे ना तो मुझे ऐसा लगने लगा यार इस पेपर में हो जाएगा अपना, क्योंकि जो क्वेश्चन थे, मेरा हमेशा एक थ्योरी है मैम, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद आंसर को याद करता हूं कि इसका आंसर मैंने क्या पढ़ा था, फिर ऑप्शन को देखता हूं, अच्छा इसका ऑप्शन ये है, क्योंकि आजकल एम्स में और इनमें क्या हो रहा है, चारों के चारों आंसर सेम है। तो पहले ही क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन का हाँ मैंने देखा कि यार इसका क्या हो सकता, हाँ ये था, मैंने टिक कर दिया। पेपर दिया मैम, पेपर देने के बाद महीना 1.5 महीना का समय गुजरा और गुजरने के बाद मैंने रिजल्ट आया। तो रिजल्ट जब आया तो फ्रेंड के पास ही आया रिजल्ट का, उसने बताया कि यार तेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने घर में जब बात बताई तो घर में तो एक खुशी की जगह पहले मातम वाला एक माहौल बनता है, रोने लगे, सब रो रहे हैं खुशी के आंसू कि भैया ये क्या हो गया है, अब वो भी कंफ्यूज हैं कैसे। तो सिलेक्शन का उनको बताया गया, तो घर में कभी था नहीं, चर्चा ही नहीं थी कि सरकारी नौकरी का क्या होता है, कि एक नर्सिंग स्टाफ, अगर आप नर्सिंग अधीक्षक की पोस्ट पे जा रहे हैं कितनी तनख्वाह मिलेगी। रेलवे में तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैम बिल्कुल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे मिलता है, तो कितनी तनख्वाह मिलेगी वो कुछ भी नहीं पता था। तब बताया गया कि आपका लगभग 80-85 हज़ार के पार हो जाता है। फिर अच्छा लगने लगा, फिर उनको बताया गया कि पोस्टिंग इतने टाइम में, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो ये सारी चीजें चलता चलता एक माहौल सा बना, फिर अब एक बनता ही चला गया माहौल। तो देखो सर ने भी बताया कि एग्जाम से पहले जो प्रेशर होता है, वही चीज़ मैंने सर से इसलिए पूछा था जिससे आप सर से खुद जान सको कि उन्होंने एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल किया। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, पेपर में जो आपने पढ़ा है ना वो रिलैक्स होके करना, तभी जो है वो सही होता है, नहीं तो प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सरकारी के बाद माहौल ही बदल जाता है, सच बता रहा हूँ, माहौल बदल जाता है कि आप सरकारी से पहले क्या कर रहे थे और उसके बाद क्या कर रहे थे, सबका व्यवहार, माहौल, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वो तो है ही सर, सब बोलने लग जाता है हमें तो पहले से पता था, जो पहले ये बोल रहे थे कि नहीं होगा वो बाद में यही बोलते हमें तो पता था कि कुछ करेगा, हो जाएगा। तो ये चीज़ है, सर की जर्नी बहुत अच्छी थी। नर्सिंग कैसे सर ने स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन के लिए क्या किया, कि उस टाइम पे नर्सिंग को इतना ज़्यादा जितना आजकल है माना जाता है उतना नहीं था, फिर भी सर ने इतने चैलेंजेस, स्ट्रगल को फेस करते हुए एग्ज़ाम, और आप सोचते हो कि जो यहाँ पे हैं उन्हें ये चीज़ फेस नहीं किया है, तो ये समझ लो कि यही फेस सभी काट कर और यहाँ पे आए हैं। तो आप जिस फेज़ में एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो वहाँ से हम सब निकले हुए हैं। मैम ज़्यादातर बच्चों का, जैसे क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर डिप्रेशन में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं। अरे भाई डिप्रेशन आपके ही नसीब में थोड़ी है, सबके नसीब में। हाँ वही चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सबने फेस किया है। जितने भी टीचर्स आपको चीजें बता रहे हैं ना वो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने खुद इस चीज को स्ट्रगल करके एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल करके और फिर उसके बाद निकले हुए हैं, रिजल्ट लेके आए हैं, उनका रेलवे में सिलेक्शन हुआ और रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट होती है जो अपने आप में बहुत अच्छी होती है। ये तो मैम कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी परेशानी देखने में लगे पड़े, तो कम से कम अगर परेशानी से निकलना है तो यही रास्ता है, पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है जिससे कि आप निकल पाओगे। और जिसने पढ़ाई करी है उसको नौकरी मिली और नौकरी वाला हमेशा खुश है मैम वो, क्योंकि आपको पता है मैम 30 या 31 सुबह 6:30 बजे अकाउंट के अंदर तनख्वाह डल जाती है। तो सबसे आसान और सबसे बड़ा मोटिवेशन ही है मैम कि महीना गुजरते ही
31 तारीख को। तो वही मोटिवेशन बहुत है, और बड़ी जो बात है। मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्या है, मोटिवेशन है। इसके साथ साथ जो पेशेंट है वो हंसते हुए जाते हैं हमारे, मैम। वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो लास्ट में सर आप उन सारे बच्चों को जो नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और रेलवे का स्पेशली सपना देखा हुआ है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, नॉर्थ सेट, उन सब बच्चों को आप अपनी तरफ से क्या गाइड करना मैम चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहला तो घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पहले अपनी मेहनत के ऊपर नज़र डालिए कि कितनी मेहनत आपने कर ली है। कई बच्चे तो घबराते हैं, क्यों घबराते हैं कि आधा ही सिलेबस पढ़ा है, घबरा रहे हैं। अरे फिर तो घबराना लाजमी है आपको, बहुत घबराएं, थोड़ा नहीं बहुत घबराएं। बट आपने जब सिलेबस पढ़ लिया है, कंप्लीट याद कर लिया है, तो फिर आपको सिर्फ अपना एफर्ट लगाना है। और सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है कि एक एग्जाम साल में या 2 एग्जाम दे लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कम से कम एक साल में आपको 15 से 20 एग्जाम के फॉर्म भरने, और वो फॉर्म ऐसे होंगे, एक महीने के बाद दूसरा, एक और 15 दिन के बाद एक और हो गया, फिर एक और हो गया। तो इससे आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। बच्चा क्या कर रहा है, 6 महीने में कर लिया है, फिर एक एग्जाम दिया, फिर छोड़ दी 2 महीने। आपने जैसे किताबों को छोड़ा, किताबों ने आपको छोड़ा, आप बिल्कुल भूल जाओगे। ये तो सही बात तो बताई। इसलिए कंटिन्यू फॉर्म भरना है आपको। जितना पैसा लग रहा है वो सारा रिकवर हो जाएगा, एक ही तनख्वाह में रिकवर हो जाएगा आपका। तो पहले यही है, बेसिक से पढ़ो, आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि सबकी डाइजेस्टिबिलिटी एक जैसी नहीं होती है। कोई एक साथ बैठ करके 8 चैप्टर निपटा रहा है तो हर इंसान नहीं कर सकता ऐसा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, बस इतना ही मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। और आपने बहुत सारी मोटिवेशन वाली बातें करी, और मुझे भी सर ने जो लास्ट में पॉइंट बोला है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये कहते हो ना कि 2 महीने में और हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेस होगा अगर आपने पढ़ाई नहीं करी। नर्सिंग है, मेडिकल की पढ़ाई है, 2 महीने 1 महीने में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको 5-6 महीने तसल्ली से देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद सर का मोटिवेशन, सर की क्लासेस, और सर की क्लास में स्माइल तो रुकती ही नहीं है। तो सर बहुत अच्छे से जो सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और सर ने जो आज बातें की है, मुझे सर से बात करके भी बहुत अच्छा लगा, उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल को जानकर बहुत अच्छा लगा। आई होप सो आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।